x इज इक्वल्स टू ए, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को कंप्यूट करने के बारे में देख रहे थे। तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि x कंप्लीट जो है वो आपके पास एक्स पी और एक्स एन इन दोनों की सम की इक्वल है। इस इक्वेशन के थ्रू तो आपके पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस नल सॉल्यूशन के इक्वल होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ओनली वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, जिस तरह यहाँ आपके पास ये वाला सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जो नल स्पेस सॉल्यूशन होगा वो जितने फ्री कॉलम्स होंगे उतने ही आपके पास सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और हम लोगों ने इसको ड्रा कर देखना था कि आप ड्रा किस तरह करोगे। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि दिस पार्ट इज टू डायमेंशनल बिकॉज टू पैरामीटर्स, आपके पास टू पैरामीटर्स हैं इसलिए ये टू डायमेंशनल है। सो नल स्पेस एज टू डायमेंशनल सब स्पेस इनसाइड R4, ये आपके पास टू डायमेंशनल स्पेस इनसाइड R4 है। R4 आप इसलिए ले रहे हो बिकॉज आपके पास जो x हैं x1, x2, x3, x4 ये 4 कंपोनेंट्स हैं। जितने कंपोनेंट्स हैं आप उतना ही डायमेंशनल प्लेन लिखते हो। अगर आप इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड किए बगैर देखोगे, यानी नल स्पेस को जस्ट आप अलोन देखो, तो ये आपके पास सब स्पेस है। जो आपके पास ये सॉल्यूशंस टू सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं ये आपकी सब स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप 4 डायमेंशनल स्पेस में ड्रा करते हो, हम लोग के लिए इसमें ड्रा करना बहुत डिफ़िकल्ट है बाय हैंड, लेकिन जस्ट आप लोगों को आइडिया देना है कि आइडिया ये देना है कि ये सब स्पेस होगी या नहीं होगी। अब अगर आप एक्स एन को जस्ट ड्रा करते हो तो एक्स एन वाज एनीवेयर इन दिस स्पेस सो दैट फिल्ड आउट प्लेन, यानी एक्स एन जो है ये आपके पास इस प्लेन में फिल्ड आउट होगी। अब आपकी जो एक्स एन है वो ज़ीरो यानी ओरिजिन के अलॉन्ग जो थी वो एग्जिस्ट कर रही होगी। आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है -2 0 3/2 0, ये अगर समहाउ यहाँ आपके पास ये वाला पॉइंट, तो यही वाला वेक्टर होगा जो आप ओरिजिन से यहाँ तक ड्रा करोगे। अब क्या होगा कि आपकी जो नल स्पेस थी वो इस पॉइंट के अराउंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप नल स्पेस को इसमें ऐड करते हो तो वो ये वाली आपका वेक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल उसे एक्स एन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो टोटल वेक्टर जो एक्स आएगा वो एक्स पी प्लस एक्स एन होगा। तो जो नल स्पेस थी वो आपके पास प्रीवियसली यानी एक्स पी में ऐड किए बगैर यानी अलोन जो थी वो वाज सब स्पेस, बट नाउ इट्स नॉट सब स्पेस बिकॉज इट्स शिफ्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाली जो आपकी नल स्पेस है शिफ्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन एंड इट डज नॉट कंटेन ज़ीरो। अब जो ओरिजिन था वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर ओरिजिन इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा तो जो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है x इज इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एक्स एन, ये आपकी सब स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि अलोन जो आपके पास नल स्पेस थी आपकी सब स्पेस थी, लेकिन जब आपने इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड किया, इस नल स्पेस को जब आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो इसमें ऐड करने के बाद आपकी सब स्पेस ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगी अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब इसमें ऐड करने के बाद यानी कंप्लीट सॉल्यूशन में आपकी सब स्पेस जो नल स्पेस
सब स्पेस नहीं होगी, यानी आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपकी सब स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। Does the set of solution to Ax is equals to B form a subspace? तो नहीं, नो, वो मैंने आपको रीज़न भी एक्सप्लेन किया, बिकॉज वो रीजन को इंक्लूड नहीं कर रहा। और हम लोग प्रीवियसली लेक्चर्स में ये पूरी तरह डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका ओरिजिन पॉइंट इंक्लूड ना हो रहा हो तो आप इसे सबस्पेस कभी भी कॉल नहीं कर सकते हो और ना ही वेक्टर स्पेस कॉल कर सकते हो। बिकॉज उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप उसके लीनियर कम्बिनेशंस लेते हो तो वो तमाम लीनियर कम्बिनेशन उसके एग्जिस्ट नहीं करते कि आप जब भी किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ओरिजिन इंक्लूड नहीं है तो आपका वो फॉल तो ज़ीरो ज़ीरो वेक्टर पर करेगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से वो वाला सबसेट या वो सिस्टम जो है वो क्लोज नहीं होगा, इसलिए आप उसे सब स्पेस कॉल नहीं कर सकते। Subspace represents the number of free independent constants. There will be 2D subspace, not a line, not 3D plane, but does not go through origin and it goes through -2, 0, 3 over 2, 0. आई थिंक होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इसको सबस्पेस कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आपका होल सोल्यूशन Ax इज इक्वल्स टू B से आपके पास प्लेन आएगा, उसको आप सबस्पेस कॉल नहीं इसलिए नहीं कर रहे कि आपका सिस्टम अराउंड ओरिजिन से इन जो आपका नल स्पेस अराउंड ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा था वो ओरिजिन से आपका पर्टिकुलर पॉइंट जो ये वाला पॉइंट है उस पर शिफ्ट हो गया, इस पॉइंट के नेक्स्ट में आप लोग ने कॉलम रैंक या रो रैंक, फुल रो रैंक, इसके अलावा फुल रैंक, इसके रिस्पेक्ट से जो आपके मैट्रिसेस बन रहे हैं उनके आप सॉल्यूशंस को देखोगे कि कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, और फ्री कॉलम्स जो हैं वो कितने होंगे। अगर जितने फ्री कॉलम्स होंगे उस रिस्पेक्ट से आप ये देखोगे कि आपके जो नल स्पेस है वो उसमें कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ अगर आपके पास फुल कॉलम रैंक हो, फुल कॉलम रैंक का मतलब ये है, रैंक तो बेसिकली आपके नंबर ऑफ पिवट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब फुल कॉलम रैंक का मीन ये होगा कि अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 3/2 का मैट्रिक्स है, 3/2 का मैट्रिक्स यानी आपके पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कॉलम्स आपके पास 2 हैं। फुल कॉलम रैंक का मतलब ये है कि अगर 2 कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में तो उसका रैंक भी 2 होना चाहिए, ये आपके ईच कॉलम में पिवट एग्जिस्ट करना चाहिए। और ईच कॉलम में पिवट एग्जिस्ट करने का जो मीनिंग लेते हो वो ये लेते हो कि आपका जो कॉलम है, जो दोनों कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो फुल कॉलम रैंक है तो तमाम कॉलम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ईच कॉलम में आपका पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप कोई भी m इंटू n ऑर्डर का मैट्रिक्स लोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स A होगा उसका रैंक जिसको आप R से रिप्रेजेंट करते हो, अगर इस केस में m रोज़ और R जो है वो पिवट्स हैं तो R आपके पास ऑलवेज नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होगा या लेस होगा, जो जनरल केस होता है, या यानी आपके पास जो पिवट्स हैं जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी या वो नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होगा या उससे लेस होगा। इस तरह जो आपके नंबर ऑफ़ पिवट्स हैं जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनके इक्वल होगा या लेस होगा। कॉलम्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पिवट एंड फुल रैंक
रैंक आर इज़ एज बिग एज कैन बी, आर इज इक्वल्स टू एन, जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतनी ही आपका रैंक है। पिविट इन एवरी कॉलम एग्जिस्ट एंड पिविट वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास n होंगे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही आपके पिविट्स होंगे। और फ्री वेरिएबल्स जो हैं, अब कॉलम में क्या होता है कि आप अगर यहाँ देखते हो तो जिस तरह ये वाला केस था, इसमें ये आपके पिविट कॉलम्स थे, यानी जिनमें आपका कॉलम एग्जिस्ट कर रहा था, इस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है, पिविट आपका इस कॉलम में पिविट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आपके पिविट कॉलम्स थे। अगर आपका ईच कॉलम में पिविट एग्जिस्ट कर रहा हो तो आपका कोई भी फ्री कॉलम नहीं होगा, यानी यहाँ आपके पास इस केस में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 में पिविट्स जो थे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो आपने इनको फ्री कॉलम जो था वो कॉल किया था। लेकिन अगर आपके कॉलम वो फ्री वेरिएबल्स आपके तब एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर ईच कॉलम में पिविट हो। अगर आपके फ्री कॉलम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इट मीन्स आपके फ्री वेरिएबल्स भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो नन एट ऑल विल बी इन नल स्पेस। अगर आपके फ्री वेरिएबल नन एट ऑल है तो आपकी नल स्पेस में ओनली ज़ीरो वेक्टर होगा। ठीक है, नल स्पेस में इसलिए ज़ीरो वेक्टर होगा कि अब आपके पास ना ही कोई फ्री वेरिएबल होगा। अगर फ्री वेरिएबल नहीं है तो आप 1 किसी को असाइन नहीं कर सकते। आप इसी तरह करते हो ना कि फ्री वेरिएबल्स में एक को 1 असाइन करते हो और बाकी को 0 करते हो। अगर आपने फ्री वेरिएबल्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो आपका n है ओनली 0 वेक्टर होगा। तो सोल्यूशन टू ax इज इक्वल्स टू b जो आप फाइंड आउट करोगे वो ओनली आपका कंप्लीट सोल्यूशन एक्स पी के इक्वल होगा। इफ़ सोल्यूशन एग्जिस्ट तो आपके पास ओनली यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और ओनली 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, या तो आपके पास सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 0 का यहाँ इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और 1 है इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ओनली आपके पास 1 सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा एंड नथिंग टू लुक इन द नल स्पेस एंड वी विल हैव ओनली पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू शो किया हुआ है कि अगर फुल कॉलम रैंक, अगर आपने ये वाली एग्जांपल्स लेनी है तो यहाँ ए मैट्रिक्स में आपके पास 2 कॉलम्स जो है गिवन है। अब फुल कॉलम रैंक ये तब होगा अगर इसका ईच कॉलम में पिवट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ 2 पिवट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो रैंक भी इसका 2 होगा। और आपने पिवट्स जो होते हैं वो ऑलवेज एलिमिनेशन के बाद देखने होते हैं कितने पिवट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखो तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 जो हैं वो हेडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं तो आपका दोनों कॉलम्स में पिवट एग्जिस्ट करेगा। अब आपने इसकी रिड्यूस्ड रो एशेलॉन फॉर्म फाइंड आउट करनी है। वो क्या होगी कि अगर इस कॉलम में पिवट एग्जिस्ट कर रहा है वो ये 1 है तो ये आपके तमाम एंटिटी 0 होंगी। इस तरह अगर यहाँ आपका ये वाला पिवट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी जो है ये आपके पास 0 आएंगे, तो वो आपके पास वही इसी फॉर्म में आ जाएगा 1 0 0 1। आप लोग इससे पहले एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म को फाइंड आउट करना देख चुके हो तो मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगी। और इस केस में आपके पास अगर आप यहाँ अबव मैट्रिक्स को देखो तो आप देख सकते हो कि आपके पास 2 इंडिपेंडेंट रोज हैं, 1 3 और 2 1। तो ये चीज़ आप
जो इलिमिनेशन के बाद आपके पास रिड्यूस जो एशेलॉन फॉर्म आई, वहाँ से भी आपने ये चीज़ देखी that matrix has two independent rows and first row and second row, and other rows are combination of first row. इस वाली फॉर्म से जो आपके पास कंप्लीट कॉलम रैंक वाली एग्जांपल थी, इससे जो आप कंक्लूजन ले रहे हो कि नथिंग इन द नल स्पेस, देयर इज नो कम्बिनेशन ऑफ दोज कॉलम्स दैट गिव्स द ज़ीरो कॉलम्स एक्सपेक्ट द ज़ीरो ज़ीरो कम्बिनेशन। यानी यहाँ आपके पास कोई भी कॉलम इस टाइप का नहीं आ रहा जिसमें आप ये देख सकते हो कि वो डिपेंडेंट है। अगर वो डिपेंडेंट होता तो ये वाला कॉलम था वो ज़ीरो के इक्वल होता, या उसमें आपका पिवट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। ऐसे ही अगर पिवट एग्जिस्ट करे तो वो आपका इंडिपेंडेंट कॉलम है। 4 इक्वेशंस एंड 2 एक्सिस। यहाँ से जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी वो 4 इक्वेशंस आएंगी, लेकिन आपने जो एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना होगा उसमें आपने ओनली x1 और x2 को फाइंड आउट करना है। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उतने ही आपके अननोन्स एक्सिस होते हैं। बस ए मैट्रिक्स ऑलवेज एक्सिस्ट सोल्यूशन फॉर ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपका ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जिसमें आपका फुल कॉलम रैंक वाला केस है, तो आपका ऑलवेज सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसका आंसर ये है कि ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ज़ीरो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ आई मेक रैंडम चॉइस। और वन सोल्यूशन क्या कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ आई मेक ग्रेट पर्टिकुलर चॉइस ऑफ राइट हैंड साइड which just happens to be a combination of those two columns। जो आपकी राइट हैंड साइड बी होगी, आपने फाइंड आउट तो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी करना ना, तो आपकी अगर राइट हैंड साइड इस मैट्रिक्स ए की ही कॉलम स्पेस से बिलोंग कर रही है, इस कॉलम से या इस कॉलम से या इन दोनों के कम्बिनेशन से, लीनियर कोई भी कम्बिनेशन हो सकता है, अगर इससे एग्जिस्ट कर रही है तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर चॉइस बी की नहीं लेते हो तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इस केस में आपकी राइट हैंड साइड क्या क्या हो सकती है? इसके केस में आप ये कह सकते हो कि इस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है सोल्यूशन। 0 0 0 भी हो सकती है, अगर 0 0 0 होगी तो सोल्यूशन होगा। या इसके अलावा आपके पास 1 2 6 5 हो, या आप इन दोनों को ऐड कर लो 4 3 7 6। अगर 4 3 7 6 है तो उस केस में आपका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो 1 1 के इक्वल होगा। यानी अगर आप इन दोनों कॉलम्स को ऐड करने से आपके पास पी आ रहा है तो आपने जो एक्स पी फाइंड आउट करना है वो आपका दिस कॉलम प्लस दिस कॉलम है। तो यहाँ जो आपके पास एक्सिस का वेक्टर आएगा उसमें अगर आप 1 1 लिखते हो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो वो आपके पास 4 3 7 6 ही आपको एज अ राइट हैंड साइड देगा। जो आपके पास सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है कि फुल रो रैंक है। अब फुल रो रैंक इसका मीनिंग क्या है कि आपके नंबर ऑफ जो पिवट्स हैं, जितनी रोज़ हैं उतने ही आपके नंबर ऑफ पिवट्स होंगे। अगर आपके पास 4 रोज़ हैं तो 4 पिवट्स होंगे। एंड आफ्टर एलिमिनेशन वी गेट m pivots for which राइट हैंड साइड आई कैन सॉल्व इट। अब जो आपने इसमें क्वेश्चन राइज होगा वो ये होगा कि अगर आपके नंबर ऑफ पिवट्स
फुल रो रैंक के इक्वल है या नंबर ऑफ पिवट्स जितनी रोज उतने ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप किस राइट हैंड साइड के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो। कैन सॉल्व एक्स इज इक्वल्स टू बी फॉर एवरी बी, यस फॉर एवरी बी। बी की जो वैल्यू मर्जी होगी इस केस में, उसके लिए आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड एवरी रो हैज़ पिवट इन इट, सो हाउ मैनी फ्री वेरिएबल्स आर देयर। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आपकी ईच रो में पिवट होगा तो फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे, तो फ्री वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इफ़ आई हैड n variables to start with, how many are used up by pivot variables? तो आपके पास फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे, जितनी आपकी नंबर ऑफ रोज़ हैं। अगर आपकी n रोज़ हैं और आपके नंबर ऑफ पिवट्स जो हैं, सॉरी m रोज़ की आपके पास, अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो n है, तो आप n माइनस r कर दोगे तो उतने आपके पास फ्री वेरिएबल्स आएंगे। यहाँ r m को रिप्रेजेंट कर रहा है, या आप इसमें ये कह रहे हो कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ग्रेटर होंगे। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का मैट्रिक्स है, अगर 2/3 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब अगर आपके पास 2 रोज़ हैं, फुल रो रैंक आप मैट्रिक्स ले रहे हो, यानी आपकी 2 रोज़ में ही पिवट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो टोटल आपके कॉलम 3 है। अगर 2 रोज़ में पिवट एग्जिस्ट कर रहा है तो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे तो 3 माइनस 2, तो वो आपके पास 1 आ जाएगी। इस केस में आपका 1 जो है वो फ्री कॉलम होगा। जितने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो से ग्रेटर होंगे उतने ही आपके फ्री वेरिएबल्स होंगे। जिस तरह अगर आप इस एग्जांपल के केस में देखो, तो इस एग्जांपल में आपकी जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 2 गिवन है। आप अगर इसको रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म में लिखोगे तो आप लोगों को ये पता है कि अगर ये आपका पिवट वेरिएबल है 1, इसके बिलो 0 आएगा। आपने रोज़ को इस तरह मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0 आ गया। जब आप लोग खुद मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज हम बहुत बार ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आपके पास 2 1 है, तो आप इस जगह अगर ये आपका 1 पिवट वेरिएबल है तो इससे अबव जो है वो 0 आएगा, और यहाँ आपकी नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो आपके 4 हैं। अगर 2 रोज़ में आपका पिवट एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्री जो आपके कॉलम्स होंगे वो 2 कॉलम्स होंगे। अभी आपके जो 2 फ्री कॉलम्स हैं, इनसे जो आपको एंटिटीज़ मिलती हैं उसको आप ऑलवेज f से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड विच कॉलम वुड बी पिवट कॉलम, ये आप लोगों ने एलिमिनेशन के ऑपरेशन के बाद डिसाइड करने के आपका कौन सा कॉलम जो है वो पिवट कॉलम है और कौन सा कॉलम फ्री कॉलम है। इसमें आपका पिवट एग्जिस्ट कर रहा होगा वो पिवट कॉलम होगा, और जिसमें पिवट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा वो आपका फ्री कॉलम होगा। नो 0 रोज़ बिकॉज रैंक इज़ 2, तो इसमें कोई भी रो जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगी। यहाँ इस लाइन का मीनिंग ये है कि आपकी तमाम रोज जो है वो इंडिपेंडेंट होंगी। एंड f विल एंटर द स्पेशल सॉल्यूशंस एंड द नल स्पेस, बिकॉज इसमें आपकी नंबर ऑफ जो कॉलम्स थे n जो थे वो ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज थे। तो आपके अगर फ्री कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपकी नल स्पेस जो है वो भी एग्जिस्ट कर रही है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स होते हैं उतने ही आपके पास नल स्पेस के सॉल्यूशंस होते हैं। जिस तरह आप लोगों ने जो ये वाली एग्जांपल थी
इसमें भी देखा था कि अगर यहाँ आपके पास फ्री कॉलम्स जो थे वो कॉलम 2 और कॉलम 4 थे, तो आपके पास जो सॉल्यूशंस आ रहे थे वो भी आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ रहे थे। इसी तरह ही था, ये वाले 2 सॉल्यूशंस आ रहे थे। तो जितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स होते हैं उतने ही नल स्पेस के सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का केस हो जिसमें आपके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो सेम हो और आप फुल रैंक का केस लेना चाह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा कि नो नीड टू से फुल कॉलम रैंक और फुल रो रैंक, बिकॉज आपको उससे फुल कॉलम रैंक और फुल रो रैंक कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मैट्रिक्स को जस्ट फुल रैंक कहोगे अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो इक्वल है और आपका आर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की इक्वल होगा, यानी आपके हर रो या कॉलम में पिवट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसको आप जस्ट फुल रैंक मैट्रिक्स कहोगे। आपको फुल कॉलम रैंक और फुल रो रैंक कहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कॉलम काउंट एंड द रो काउंट आर द सेम, मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टेबल। आपको इस केस में ऑलवेज जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप इसको रिड्यूस टू एशेलॉन फॉर्म में लिखोगे तो अब ईच रो कॉलम में पिवट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पिवट आपके पास ये होगा और ये सेकंड पिवट होगा। तो यहाँ आपने पिवट के अबव और बिलो 0 होना चाहिए हमेशा, तो यहाँ आप 0 0 करोगे तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में रिड्यूस टू एशेलॉन फॉर्म ऑलवेज जो है वो आइडेंटिटी होगी। एंड दीज आर द गुड